आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रोनाउन क्या होते हैं? अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। मतलब जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये तो आप सबने पहले पढ़े भी रखे होंगे। इनका पजेसिव केस क्या होता है? आई के लिए माई, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी। ऐसे ही बी का अवर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का योर, और ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहता है। ही का हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर रहता है इसका। इट का इट्स, और ऑब्जेक्टिव के केस में इट्स इट ही रहता है। और दे का देयर, और देम। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे तो इनको ऐसे लिखेंगे, ही शी इट दे। अगर पजेसिव केस बताना है प्रोनाउन से तो ये यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो आई के लिए मी यूज करेंगे, वी के लिए अस यूज करेंगे, यू के लिए यू ही रहता है, जैसे कि इट के लिए भी इट ही रहता है। सी का दोनों जगह हर हर रहता है, और ही का पजेसिव केस हिज रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम रहता है। ये आगे सेंटेंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं जो स्पीकर होते हैं, और सेकंड पर्सन में लिसनर रहते हैं, और थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव पर्सन। आई के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये सिंगुलर भी यूज होता है, और प्लूरल भी की तरह भी यूज होता है। इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। और ही मेल के लिए यूज करते हैं, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। सी फीमेल के लिए यूज करते हैं, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। इट का यूज करते हैं हम किसी भी डमी सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी, तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। दे का यूज करते हैं तब हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सी का प्लूरल भी दे होता है, सी इन सब के प्लूरल दे ही होते हैं। का प्लूरल बनाते हैं तो दे यूज करते हैं। अभी सेंटेंस आएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस हम शुरू में लिखते हैं सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यदि लास्ट में लिखना है तो हम ये वाले वर्ड यूज करेंगे, और शुरुआत में लिखना है तो ये वाले वर्ड यूज करेंगे। सब्जेक्ट लिखा है और कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है, और हेल्पिंग वर्ब लगती है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगी, ना कि इसके अनुसार, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। प्रीपोजिशन में ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है। प्रीपोजिशन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम देखेंगे कि क्या इनका सेंटेंस में अगर आती हैं तो कैसे यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लाइक, विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ, अलोंग विथ। इन सब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस, यदि ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होती हैं तो, क्योंकि इनका खुद का मीनिंग भी निकलता है। तब ये इनको, जब इनका खुद का मीनिंग निकलता है तब मतलब इन्हें वर्ब मानते हैं, जैसे कि अभी आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं जो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन रहती है, इनके साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे फॉलोड बाय, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये वाले वर्ड आएंगे। ठीक है, जैसे
मी डिसाइडेड, तो यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डिसाइडेड दैट ही वुड कम, तो यहाँ पे वर्ब आ गई, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ऐसे ही द टीचर स्कोल्डेड, आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मी, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई की जगह क्या यूज करेंगे, मी। टू, अब यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ दे नहीं होगा, ऑफ देम होगा। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे एंड से दो जुड़े हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सी की जगह क्या आएगा, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव केस यूज होंगे। तरुण डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन, अब यहाँ पे बिटवीन फिर से प्रीपोजिशन आ गया तो हर और मी आ जाएगा, तो यहाँ पे बिटवीन के बाद सी लाइक, यहाँ पे लाइक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, ना कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। आई एक्सेप्ट हिम, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। राखी विदाउट, ऐसे ही ये है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे ये याद रखना, ये सब्जेक्ट टू दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये वाला सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये वाले वर्ड यूज होंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद। द स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर वेरी सिंसियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज न लग के आर आ जाएगा। ऐसे ही ये एग्जाम्पल्स और हैं, फॉलोड बाय, यहाँ पे बी थ्री प्लस प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यही ध्यान रखना है हमेशा, जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाए वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन से पहले यदि सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे लाइक है, लाइक वर्ब के रूप में भी यूज होता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है, तो ये हमें देखना है, लेकिन कि कहाँ पे वो सेंटेंस के मीनिंग निकाल के पता चल जाता है कि ये यहाँ पे वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है या प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। आई लाइक माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये लाइक क्या हो जाएगी, वर्ब, और यहाँ पे ही लाइक मी इज अ टीचर, तो यहाँ पे लाइक प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। जब ये प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन का, कंपैरिजन की तरह, वह मेरी तरह ही एक डॉक्टर है, ही लाइक मी एज अ डॉक्टर, इसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अब है बट कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। प्रीपोजिशन में इसका अर्थ निकलता है के अलावा या एक्सेप्ट, और कंजंक्शन के रूप में जब यूज होता है तब ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, यानी परंतु या लेकिन इसका अर्थ निकलता है। द टीचर वाज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है,
टीचर क्लास में है लेकिन वह पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ऐसे ये है ही बट मी इज इनवाइटेड, मतलब उसके अलावा मैं भी इनवाइटेड हूँ। तो ही की अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन बट यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही अनलाइक प्रीपोजिशन के रूप में जब यूज होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। डिसलाइक वर्ब की तरह वर्ब की तरह यूज होता है, तो इसका मतलब होता है नॉट टू लाइक। ऐसे ही लाइक था, जब वर्ब की तरह यूज हो रहा था तो इसका मतलब होता था पसंद करना। ऐसे ही डिसलाइक है। मेन बात है जब प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और वर्ब है तो वर्ब के बाद यदि कोई चीज लिखी है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में लिखी जाएगी, और वर्ब के पहले यदि कोई प्रोनाउन लिखा है तो वह सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और प्रीपोजिशन के बाद कोई सब्जेक्ट लिखा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है। लाइक वाइज कंपैरिजन, जैसे व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से, वस्तु का कंपैरिजन वस्तु से। जब दो सब्जेक्ट के बीच में कोई कंपैरिजन बताने वाली वर्ड आ जाए, जैसे एज वेल एज मच एज मैनी एज, मोर देन, लेस देन, तो क्या होता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, और दोनों जगह पे सब्जेक्टिव केस यूज होता है। सब्जेक्टिव केस ही दोनों जगह पे यूज होगा, और पहले वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है। मतलब व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से ही होगा। ही एज वेल एज, यहाँ पे अब मी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन बताने वाली वर्ड है, और यदि इनकी जगह पे कोई प्रीपोजिशन होती तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आता। कंपैरिजन बताने वाले वर्ड हैं तो इसकी जगह पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ही एज वेल एज आई इज डूइंग इट, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यही पेपर में आते हैं। और यहाँ पे यदि वह प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सी विथ द टीचर्स हैज प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन की तरह वो यूज हो रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है हेल्पिंग वर्ब, आती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी सब्जेक्ट हो जाएगा इसका। ऐसे ये और एग्जांपल है, जैसे एज वेल एज आ गया यहाँ पे, ये पहला सब्जेक्ट है तो दूसरा भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। मोर देन, ये कंपैरिजन बताने वाले सब यदि आ जाते हैं, कंपैरिजन बताने वाले शब्द आ जाते हैं, तो पहले वाले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और दोनों जगह पे सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है इनका, आई का माई होता है, वी का अवर, यू का योर्स, ही का हिज, और सी का हर। इनके बाद क्या आती है, नाउन आती है। नाउन पे पोजीशन बताने के लिए इनका यूज होता है। यदि नाउन आ रही है बाद में तो फिर यहाँ पे पजेसिव केस का यूज करते हैं। और यदि नाउन लास्ट में नहीं है तो फिर इन वर्ड्स का यूज करते हैं। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वह नाउन होती है, तो ये तो नाउन है। नाउन इज अ गुड एक्सरसाइज। आई लाइक सिंगिंग, यहाँ पे ये
आई लाइक वोट का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे ये भी नाउन है। लेकिन सिंग क्या है? वर्ब है। जब वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह नाउन की तरह काम करने लगता है। और नाउन की तरह काम करेगा तो अपने पहले पजेसिव केस भी लगा सकते हैं इसके पहले, ये वाले वर्ड्स। जैसे है ही वांटेड बुक मी बुक्स, मी बुक्स ना होके यहाँ पे माई बुक्स होगा, क्योंकि ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे हम पजेशन बताने के लिए। ही वांटेड माई बुक्स। जैसे यहाँ पे है हिज फादर, नाउन है फादर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज फादर, ना कि हिम। हम पजेसिव केस वाले वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है? हिज है। हिम कहाँ यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस में। हिज फादर स्कोल्डेड हर। और यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की बात करें ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। आई लाइक हर ड्रेस, पजेसिव केस की बात क्या आएगा? हर्ष ड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे हर ड्रेस होगा, क्योंकि हर्ष के बाद अपन नाउन नहीं लिखते हैं। यदि नाउन पहले लिखी हुई है तो फिर ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे हम पजेसिव केस में, और इनके बाद हम नाउन यूज नहीं करेंगे। जैसे योर्स फ्रेंडली में ये वाला योर्स फ्रेंडली सही रहता है, योर फ्रेंडली भी ठीक रहता है। योर्स फ्रेंडली, यहाँ पे फ्रेंड क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले हम किस कौन सी यूज करेंगे? ये वाले। ठीक है। और यहाँ पे यदि, क्योंकि एल वाई जब इस फ्रेंड में लगाएंगे तो या तो वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा सेंटेंस में, या एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे यूज आता है, यूज फ्रेंडली। ये एपिस्ट्रॉफ एस तो लगता नहीं है इसमें, क्योंकि ये खुद पोजीशन बताते हैं। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। इट, इट के साथ आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा। इट कैसे कैसे यूज करते हैं इट को? टू मेंशन डे डेट टाइम ईयर मंथ सेशन सीजन, इन सब के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करते हैं। जैसे इट इज 14 जनवरी 2021, इट इज थर्सडे। टू मेंशन ऑब्जेक्ट एनिमल जेंडर इज अननोन, जब जेंडर का हमें पता नहीं हो तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज माई रिंग ऑब्जेक्ट के लिए। अ काउ इज चेजिंग इट्स का, तो एनिमल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। यहाँ पे हर का यूज नहीं करेंगे, हर का यूज गलत हो जाएगा। द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री, अब बेबी का जेंडर तो पता नहीं है, मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है। जब हमें जेंडर का क्लियर ना हो तो हम इसके लिए इट का यूज करते हैं। इट को डमी सब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं हम। ईसा कैन लेट, आई नो इट। ईसा इस पूरे सेंटेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है इट। मैं यह जानता हूँ कि ईसा देर से आई है, मतलब ईसा केम लेट, आई नो इट। ये इट पूरे इस सेंटेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई नो ईसा केम लेट, इसको ऐसे लिखा गया है। और फिर यदि यह सेंटेंस ऐसा लिखा होता आई नो ईसा केम लेट, तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते तो भी हम डबी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते। इट इज नोन टू मी, नोन के साथ हमेशा टू आता है, ये पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। इट इज नोन टू मी दैट ईसा केम लेट। इट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, इट्स के बाद लेकिन सब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा याद रखना। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। इट इज आई होता है, ना कि इट इज मी। इट वाज दे होगा, ना कि इट वाज देम। हु रेज्ड अ वॉइस, इट इज आई हु स्पोक
स्पोक फर्स्ट। तो इट हमेशा अपने पास अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। अब अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यदि यह एक सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी? किसको हम पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे? गुड एक्ट हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ड्यूटी हो, तो हम सेकंड पर्सन हो तो उसको पहले लिखेंगे, और थर्ड पर्सन को उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में, अपने आप को सबसे बाद में रखेंगे। तब जब कोई अच्छा काम हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो और ड्यूटी हो, तो हम पहले सामने वाले व्यक्ति का नाम लेंगे, लिसनर का, और फिर जो है नहीं वहाँ पे अवेलेबल उनका नाम लेंगे, यानी नॉन एक्टिव पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है। ही सी इट दे। और दूसरे नंबर पर लेंगे हम जिनके बारे में बात, नॉन एक्टिव पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है, और फिर सबसे बाद में अपने बारे में बात करेंगे, स्पीकर। सबसे बाद में अपने आप को रखेंगे। लेकिन जब कोई बुरा काम है तो फिर सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे, फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन। पहले खुद के बारे में, फिर दूसरे के बारे में, मतलब सामने वाले के बारे में, लिसनर जो सुन रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है, और नॉन एक्टिव पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यू एंड आई वर टू ब्लेम फॉर द लॉस। अब आने की बात हो रही है तो पहले हम अपने आप को रखेंगे। ये सेंटेंस सही कब होगा? जब आई को आगे रखेंगे और यू को बाद में। आई एंड यू वर टू ब्लेम फॉर द लॉस। यहाँ पे बैड एक्ट और ब्लेम हो, एक्यूज हो कोई, तो सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ऐसे ही जब कोई अच्छा काम हो तो सामने वाले को पहले रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर खुद। ये है फर्स्ट पर्सन आई और बी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन ही सी इट दी। यदि सेंटेंस में स्पीकर है तो पजेसिव केस के रूप में हमेशा यू यूज होगा, अवर यूज होगा। आई और बी हैं अगर अवेलेबल। और यदि सेंटेंस में यू है, यू के केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो पजेसिव केस के रूप में यूर आएगा। और केवल थर्ड पर्सन है तो हमेशा देयर का यूज करेंगे पजेसिव केस के रूप में। जैसे द टीचर स्कोल्डेड। वर्ब की बात क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम एंड मी। अब टीचर ने डांटा है तो पहले खुद को आगे रखना है। यहाँ पे आ जाएगा मी एंड हिम। मी पहले आएगा, हिम बाद में आएगा। ये अरेंजमेंट गलत करके दे देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की। यू एंड आई आर हैप्पी। अब खुश हैं यू एंड आई दो, तो पहले हम यू को रखेंगे, फिर अपने आप को रखेंगे हैप्पी हैं तो। ठीक है। इट इज हिम एंड मी नहीं होगा, इट अपने पास साथ हमेशा क्या लेता है? सब्जेक्टिव केस। तो इट इज आई एंड ही हु ब्रोक द पेन। अब कोई गलत काम हो रहा है तो फिर अपने आप को पहले रखेंगे, फिर बाद में ही को रखेंगे। और इट अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ना कि हिम। आई यू एंड शी हैव डन योर वर्क। तो अच्छा काम है तो फिर पहले हम यू को रखेंगे, फिर सी को, फिर अपने आप को, और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डन। अवर वर्क आएगा फिर यहाँ पे। वैसे सेंटेंस में भी आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने से कि यहाँ पे अवर असेंस आ रहा है। अगर यदि आपको ये याद नहीं रहते हैं तो थोड़ा आप सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
यहाँ पे अवर ही आएगा। यू, सी एंड आई हैव डन अवर वर्क। हैव डन योर वर्क करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आई अवेलेबल हो सेंटेंस में तो हमेशा अवर ही सेंस देता है सही। और यदि आई और बी ना हो, केवल लिसनर हो और नॉन एक्टिव पर्सन है, तो फिर योर सेंस देता है। और यदि केवल नॉन एक्टिव पर्सन है तो फिर देयर का सेंस आएगा। जैसे यू एंड सी है, यहाँ पे आई नहीं है, तो फिर यहाँ पे योर यूज करते हैं। नैना, नरेश एंड आई आर गोइंग टू अवर ऑफिस। अब यहाँ पे क्या है, नैना और नरेश एंड आई आर गोइंग टू अवर ऑफिस। नरेश को इसमें पहले रखा गया है, फिर नैना को। अब इसमें आई आ गया तो यहाँ पे अवर आ जाएगा। ये कोई वो नहीं है, यहाँ पे नैना भी लिख सकते हैं आप पहले, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है और ठीक काम हो रहा है, तो पहले आप थर्ड पर्सन को रखिए या सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन इसमें है नहीं है, यू। तो आप ऐसे बना सकते हैं, नैना, नरेश एंड आई आर गोइंग टू अवर ऑफिस। अवर आएगा लेकिन यहाँ पे अगर आई और बी है तो वजह से किसके रूप में अवर आएगा। अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉइंट आउट करते हैं किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या आइडिया को। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और पास की वस्तु या पर्सन के लिए। दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और दूर के व्यक्ति वस्तु के लिए, इंडिकेट करने के लिए, दूर के व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। ऐसे दीज है तो प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन ये पास के लिए यूज होता है। और दोज प्लूरल और दूर की वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे दिस इज द लास्ट चांस, तो यहाँ पे तो सब्जेक्टिव किसके रूप में यूज हो रहा है, तो अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। ये वर्ड आते हैं हेल्पिंग वर्ब, जे, ये वाले वर्ड सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज होते हैं। आई नो दिस, यहाँ पे ये दिस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पे दिस सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है। दिस बताता है, ये इंडिकेट करता है पास वाले नाउन को, और दैट इंडिकेट करता है दूर वाले नाउन को। जैसे रिया हैज अ कार एंड अ बाइक, आई लाइक दिस एंड यू लाइक, यू लव दैट। तो दैट किसके लिए यूज हुआ, प्रोनाउन दूर वाले के लिए, यानी कि कार के लिए। यानी यू लव कार, आई लाइक बाइक, यानी दिस किसके लिए यूज हो रहा है, बाइक के लिए। ठीक है। री, ऐसे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, वी हैव टू eradicate this to control that। अब यहाँ पे eradicate किसके लिए कहा गया है और कंट्रोल किसके लिए। कंट्रोल आप किसको कर सकते हैं, पॉपुलेशन को करेंगे कंट्रोल, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि यह दूर वाले को बताता है। यहाँ पे जाएगा पॉपुलेशन और यहाँ पे आ जाएगा पॉवर्टी। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड, वी हैव टू eradicate दिस एंड कंट्रोल दैट। अब दैट किसके लिए यूज हुआ, पॉपुलेशन के लिए, और दिस किसके लिए यूज हुआ, पॉवर्टी। गरीबी को मिटाना है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है।
दिस दैट दीज दोज का यही यूज होता है, और ये प्लूरल होते हैं। दीज दोज ये होते हैं दिस दैट सिंगुलर। ये दिस बताता है नियर के लिए, और दैट बताता है दूर वाली वस्तु के लिए या पर्सन के लिए या आइडिया के लिए। अब देखेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर। टू एट अ टाइम, जब दो की बात हो एट अ टाइम, तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। और जब दो से ज्यादा नंबर की बात हो एक ही समय में, तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात कर रही होंगी, तो फिर एक ही समय में जब दो की बात हो तो ईच अदर का यूज करते हैं। ऑल द स्टूडेंट शेक हैंड्स विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हो तो रही है सबकी बात, लेकिन हाथ तो एक बार में दो ही व्यक्ति मिला सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर। मैनी ऑफिसर्स डिस्कस्ड द मैटर विथ वन अनदर। तो यहाँ पे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से भी डिस्कस कर सकता है, जैसे सामने जाके। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, वन अनदर। जब एक बार में दो की बात हो तो ईच अदर का यूज करते हैं, और जब एक बार में एक से दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो तो वन अनदर का यूज करते हैं। ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस एट ईच अदर्स एलओसी। यहाँ पे ईच अदर क्यों आया, एलओसी, क्योंकि वह दो कंट्री के बीच में ही होती है। ठीक है। ऑल द कंट्रीज, यहाँ पे हो तो रही है सबकी बात, लेकिन एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल होती है दो के बीच में ही, तो यहाँ पे ईच अदर्स आ जाएगा। वी लव ईच अदर और वन अनदर, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। यहाँ पे दोनों सेंस सही आ रहे हैं। इन दिस सीरीज 28 टीम आर फेसिंग ईच अदर, क्योंकि एक बार में दो टीमें ही एक दूसरे का सामना करेंगी। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समबडी, समवन, ये क्या है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि समबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, एवरीबडी, यानी निश्चित नहीं है कुछ कुछ भी, तो वहां पे होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीथिंग, नथिंग, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब ज्यादा में से एक की बात करनी है तब इनका यूज करते हैं इंडेफिनिट। यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब किसी वस्तु की बात हो तो इनके लिए हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काय का प्रयोग करेंगे, इट्स का। क्योंकि किसी वस्तु या एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं, इट का, इसलिए यहाँ पे इट आ जाएगा। और कोई किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। अपने साथ कौन सा प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन लेंगे, ये हिज। ठीक है। जैसे नो बडी शुड वेस्ट हिज टाइम आएगा, यहाँ पे अपने साथ क्या लेंगे, पजेसिव प्रोनाउन में हिज। इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ पजेसिव प्रोनाउन में लेंगे हिज, या फिर कोई थिंग है तो अपने साथ क्या लेंगे, इट्स। एवरीथिंग हैज, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ ये याद रखना, ये पेपर में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और यदि कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो फिर हिज आ जाएगा। और यदि किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है तो इट्स आ जाएगा पजेसिव प्रोनाउन में। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं। सेल्फ्स किसमें जोड़ते हैं, जो प्लूरल होते हैं, और सेल्फ किसमें जोड़ते हैं, जो सिंगुलर होते हैं।
जैसे आई का होता है माई, और माई क्या हो सिंगुलर है, तो इसमें क्या करेंगे सेल्फ जोड़ेंगे। अवर सेल्फ, ऐसे योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि योर सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर सेल्फ। यहाँ पे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ, इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब सेंटेंस में व्हाट या whom का आंसर ना मिले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब हमें कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हम अभी पढ़ेंगे। जब ट्रांजिटिव वर्ब, जब हमें आंसर व्हाट या whom का आंसर ना मिले, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि जब हमें काम खुद पर ही हो रहा हो, ऐसा महसूस हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कंप्लीट मीनिंग विथ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जैसे ही किल्ड अ स्नेक यस्टरडे, ही किल्ड व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन जरूरी था। यदि व्हाट नहीं लिखा होता, ये स्नेक नहीं लिखा होता, ये सीधा लिखा होता ही किल्ड यस्टरडे, तो इसका मतलब तो गलत निकलता। ही किल्ड, यहाँ पे व्हाट का आंसर चाहिए ही चाहिए था हमें, इसलिए यहाँ पे या तो नहीं लिखा होता, तो फिर हम क्या लिखते ही किल्ड हिमसेल्फ यस्टरडे। लेकिन यहाँ पे व्हाट का आंसर मिलना जरूरी है, क्योंकि यह क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब का पता हमें कैसे चलता है कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, तो हमें व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पर पता चल जाता है आसानी से। When the object of a transitive verb is not given, we use a reflexive pronoun to complete its meaning. इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो हमें इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अब जैसे सीधा लिखा होता ही किल्ड यस्टरडे, उसने परसों मारा, तो क्या मारा, इसमें क्या का आंसर मिलना तो जरूरी था, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इसको हम सब्जेक्टिव केस के रूप में कभी नहीं लिखते हैं। जैसे माई सेल्फ श्रुति स्वाति लिखा हुआ है, तो आई एम स्वाति सही होगा, ना कि ये, क्योंकि इसको हम सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखते हैं। ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट जरूरी रहता है, और ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और व्हाट होम का आंसर यदि हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे श्रिया एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, तो श्रिया ने क्या एंजॉय किया, तो यहाँ पे तो द पार्टी लिखा हुआ है, सीधा सेंटेंस लिख दिया होता है, यदि श्रिया एंजॉयड लास्ट नाइट, श्रिया एंजॉयड गहन का आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन एंजॉयड के बाद हमें क्या का आंसर मिलना जरूरी होता है सेंटेंस, श्रिया श्रेया ने क्या एंजॉय किया, तो यहाँ पे हर सेल्फ लिखना जरूरी है। यदि हर सेल्फ नहीं लिखा है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ क्विकली, अब ये बात ज्यादा के लिए होगी तो योर सेल्फ आ जाएगा, और यदि केवल एक व्यक्ति के लिए कही होगी तो योर सेल्फ आ जाएगा। यू मस्ट प्रिपेयर, अब मस्ट प्रिपेयर व्हाट, तो इसके बाद व्हाट का आंसर नहीं मिला, तो योर सेल्फ लगाएंगे यहाँ पे। ये ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। जैसे इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस व्हाट, किल, एंजॉय, प्रिपेयर, इनके बाद हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए
यदि मिल रहा है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि सेंटेंस में व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नाउन हो गए। और कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, जैसे वॉच, सेव, क्लीन, हाइड, लाफ, स्टार्ट, स्टॉप। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। सिखा, लाफ्ट, लोट। यहाँ पे हर सेल्फ नहीं करें क्योंकि सिखा ही तो हंस रही होगी। यहाँ पे इसका मीनिंग इसी में छुपा होता है। राजेश वाट इन द रिवर। अब यहाँ पे हिमसेल्फ लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि राजेश खुद ही से तो नहा रहा होगा। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पे हिमसेल्फ लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि वह खुद ही को तो छुपा रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इनका मीनिंग सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा होता है। यहाँ पे हमें वोट का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहती है। सी प्रिपेयर्ड आर डिश। ठीक है, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ क्विकली। यहाँ पे हाउ का शी प्रिपेयर्ड वॉट, वॉट का क्वेश्चन तो वो आंसर मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे हम हर सेल्फ लगा देंगे, तो ये भी ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि हमें व्हाट का आंसर डायरेक्ट मिल रहा है तो हम फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं यूज करते हैं, मेन बात ये है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यदि व्हाट या whom का आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और इन वर्ड्स के साथ पेपर में लगा के दे देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि इनके साथ नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इनका आंसर मतलब उसी में रहता है। व्हाट और whom ऑब्जेक्ट से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दे दिया है इसका, तो इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। अब समझेंगे हम आल के फंक्शन को, आल कैसे फंक्शन करता है। ऑल का यूज हम कैसे करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। जब हमें हेल्थ के रूप में यूज करना हो तो हम अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे उसे, और जब मेंबर के रूप में यूज करना हो तो हम उसे प्लूरल लेके चलेंगे, और वर्क से रिलेटेड हो तो फिर अनकाउंटेबल मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऑल के जस्ट बाद यूज हो रही है तो उसका अर्थ है हेल्थ मेंबर वर्ब के अनुसार लगेगी। इसको हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, मतलब इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है। सब्जेक्ट इसमें बाद में लिखा रहता है। ठीक है, ऑल इज वेल। यहाँ पे ऑल का मतलब क्या हो रहा है, हेल्थ से, तो ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। यहाँ पे आर का यूज हो रहा है तो ऑल क्या समझेंगे हम, मेंबर्स के लिए यूज हुआ होगा। ऑल आर वेल मतलब यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। ऑल इज वेल दैट मीन्स वेल, अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे किसी कार्य की बात हो रही है तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे ना कि आर का। ऑल आर इनवाइटेड, इनवाइट कौन होता है, व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है तो प्लूरल लेके चलेंगे उसे। ऑल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यानी व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ऑल आई नीड
इज म्यूजिक। म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ऑल सी सो वाज या वर 10 days, तो इसका सब्जेक्ट ये है 10 boys। ऑल सी सो वर 10 boys, तो यहाँ पे बर आएगा। यहाँ पे दूसरों पे की बात हो रही है, ऑल मोन डिमांडेड, यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो और भी साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। बस हमें सेंटेंस को पढ़ के ये देखना है कि वहाँ पे हेल्थ या वर्क की बात तो नहीं हो रही, या मेंबर की बात तो नहीं, मेंबर की बात हो रही है तो काउंटेबल प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यदि हेल्थ और वर्क की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव ऊपर हम पढ़ चुके हैं, दिस दैट दीज दो, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी यहाँ पे वितरण की बात चल रही है। ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच का यूज होता है प्रत्येक के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों में से एक की बात होती है, मतलब प्रत्येक की। तो यहाँ पे इसलिए यह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। आइदर यानी दो में से एक की बात होती है, और दो में से कोई भी नहीं तो फिर नाइदर का यूज करते हैं वहाँ पे। यदि ये वर्ड्स यहाँ पे आ जाएं और इसके बाद ऑफ लगा हो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो फिर इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वह कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। यदि नाउन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन लिखा है तो वह कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है, अभी सबसे ऊपर बताया था, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रोनाउन अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे ऑफ लिखा है तो ऑफ के बाद क्या आ गया, यू। यहाँ पे बोथ का यूज है you, तो यहाँ पे भी आ गया देन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नाइदर ऑफ देन। यदि प्रोनाउन लिखा है तो प्रोनाउन में तो कोई चेंजेस है नहीं, केवल उसको तो प्लूरल बनाना है। जैसे ये लिखा है ईच ऑफ द बॉयज वाज, यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है। यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, प्लूरल। ये आपको याद रखना है। ईच ऑफ द बॉयज यानी बहुत सारे लड़कों में से प्रत्येक की बात हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज वाज इन द क्लास, मतलब प्रत्येक बच्चा क्लास में था, लड़कों में से। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या आता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होती है। जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो सिंगुलर ही प्रोनाउन होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हिज आ जाएगा, और यदि किसी वस्तु या एनिमल की बात हो रही है तो इट्स आ जाएगा। यहाँ पे प्लूरल रहता है ऑफ के बाद हमेशा, और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। यहाँ पे नाइदर ऑफ देम हैज, यहाँ पे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव किस देम, या यदि यहाँ पे लिखा होता नाइदर ऑफ दे तो वो गलत हो जाता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होती है। अब यहाँ पे गर्ल्स लिखा है तो यहाँ पे हर आ जाएगा, आइदर ऑफ द गर्ल्स वाज फाउंड इन हर रूम। नाइदर ऑफ यू, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, हिज आएगा, आर ना आके, क्योंकि ये अपने साथ कैसी लेती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इज अलाउड टू गो। जब नाइदर लग गया तो यहाँ पे फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं।
आइदर नॉट से बनता है क्या? नाइदर। नाइदर किसकी बात करता है? दो के लिए, दो में से कोई भी नहीं। और नन किसके लिए यूज होता है? दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। कि जब बात हो, जब संख्या दो से ज्यादा हो तो फिर नन का यूज करते हैं, और नाइदर यानी दो में से कोई भी। बोथ का यूज करते हैं दो व्यक्तियों के लिए। यह हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे नन है तो नन हैज कम और नन हैव कम दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि यह अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ठीक रहती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी सही रहती है। दो से ज्यादा में से भी कोई नहीं आया तो अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। आइदर नॉट से बनता है नाइदर। जैसे नाइदर ऑफ यू इज अलाउड टू गो, मतलब तुम दोनों में से कोई भी, दो की बात हो रही है यहाँ पे। और जैसे नंबर या यहाँ पाँच है, पाँच के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? नन ऑफ द पांडवाज वर। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यह अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। वर फाउंड गिल्टी ऑफ द बार। बोथ ऑफ देम वर गिवन ट्रॉफीज। बोथ ऑफ देम, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑफ के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव प्लस तो देम लिखा हुआ है। और बोथ अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा ध्यान देना है। ईच आइदर नाइदर अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और बोथ अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और नन भी अपने साथ क्या लेता है? जब दो से ज्यादा एक संख्या की बात हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ईच आइदर नाइदर इन सब के साथ क्या आती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा है, प्रोनाउन लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होना चाहिए, और यदि नाउन लिखा है तो वह प्लूरल होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होना चाहिए। अब देखेंगे हम वन कन्फ्यूजन को। वन कन्फ्यूजन में क्या होता है? वन का खुद का क्या होता है? पजेसिव केस। तो इसके लिए हम वंस का यूज करेंगे, ना कि हिज और हर का। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वन सेल्फ। और इसका सब्जेक्ट इज वन। जनरल सेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जब स्पेसिफिक बनाना हो तो वन ऑफ प्लूरल, यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल होगा। और लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। जैसे अभी ऊपर ईच और आइदर नाइदर में हुआ था। जैसे ये सब वर्ड है, ऑफ है, ऑफ की बात क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगी। वन अपने साथ यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अभी जैसे ऊपर देखे थे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, तो उसके साथ इट्स आ रहा था समथिंग के साथ, क्योंकि वो एनिमल या कोई वस्तु हो तो इट्स का प्रयोग करते हैं उसके वजह से प्रोनाउन को बताने के लिए। और ये वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं तो ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये सब वन, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब क्या लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। केवल बोथ अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, और नन भी अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ऑफ के साथ यदि ये शब्द जुड़े हों तो यहाँ पे क्या आ जाता है? नाउन प्लूरल होती है और ऑब्जेक्टिव केस में होती है प्रोनाउन। जैसे वन कन्फ्यूजन है तो ईच के साथ हमेशा वन नहीं लिखते हैं ईच के बाद, क्योंकि ईच प्रत्येक की बात करता है। ईच वन लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन आ जाएगा। इंसान की पहचान उसके साथियों से होती है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन keeps. One of the bags has its full capacity. तो यहाँ पे बंस ना आके इट्स आएगा क्योंकि बैग्स है, बैग्स के लिए ये बात हो रही है। यहाँ पे बन के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन या कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर ये वाले हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। और जैसे प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पे बैग्स लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे इसके लिए बात हो रही थी। इट्स वन ऑफ द बैग्स हैज इट्स फुल कैपेसिटी। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पे हिज ना आके वंस प्रॉमिस आ जाएगा। शिखा सेड दैट लाइफ इज व्हाट वन मेक्स ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। यहाँ पे जनरल बात हो रही है इसलिए जनरल सेंस में हम वन का यूज करते हैं। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। यहाँ पे लॉन्ग लाइफ के बारे में एक जनरल बात हो रही है इसलिए इसे स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति के लिए ना बता के जनरल सभी के लिए यूज करेंगे। वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। लाइफ अच्छी रहती है जब किसी के पास, मतलब कोई खुश हो और उसके पास दोस्त हैं। एवरीवन इज सपोर्टेड टू यूटिलाइज हिज टाइम। तो यहाँ पे एवरीवन के लिए बात हो रही है। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ क्या लेते हैं, ये वाले पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हिज ठीक हो जाएगा। लेकिन बन का याद रखना है, बन के बाद यदि कोई यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है तो फिर पर्सनल प्रोनाउन ये वाली यूज होंगे, और बन के बाद यदि डायरेक्ट हेल्प वर्ब लिखी हुई है तो फिर ये वाली यूज होंगे। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु और हूम। आगे और भी होते हैं वो बता रहे हैं। हु किस लिए यूज होता है, हु होता है सब्जेक्टिव केस में यूज, और हुम का आंसर जो हमें मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में मिलता है हमें। जैसे बाहुबली मैरिड देवसेना, whom did बाहुबली मैरी। तो यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस में आया इसका आंसर। और हु किल्ड रावण, तो रामा किल्ड रावणा, मतलब राम किल्ड रावणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आंसर मिला हु का। ऐसे ही विच का यूज कब करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल के लिए, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो या आइडिया हो। किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करने के लिए हम विच का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल के लिए विच का यूज करते हैं, और ये करते हैं हम पर्सन के लिए यूज, हु और whom का यूज। विच इज योर पेन, विच पेन इज योर्स। तो यहाँ पे ये नाउन से पहले लगा है, और यहाँ पे विच इज योर पेन। विच इज अवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पे हु ना करके विच का यूज करेंगे क्योंकि बर्ड के लिए, पक्षी के लिए यानी जानवरों के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम विच का यूज करेंगे किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, a word which relates the noun pronoun which is used before it। मतलब इसका क्या हुआ, आई नो कीर्ति, हु वाज माई क्लासमेट।
जैसे यहाँ पे हु का यूज हो रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह क्या बता रहा है, कीर्ति को इंडिकेट कर रहा है, और कीर्ति क्या है, वॉज माई क्लासमेट। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज, और हु क्या हो गया, रिलेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये कीर्ति को इंडिकेट कर रहा है हु। आई नो कीर्ति हु वाज माई क्लासमेट। मैं उस कीर्ति को जानता हूँ जो मेरी क्लासमेट है, थी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। हु का यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, हुम का यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे राधा नोज पीयूष। अब यहाँ पे जैसे हु या हुम में से कुछ लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज। यूज के लिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो फिर क्या आ जाएगा, हु स्टडीज इन द सेम कॉलेज, इन द सेम कॉलेज। यहाँ पे हु के बाद डायरेक्ट यदि हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और वैसे समझ के भी हम समझ सकते हैं। यदि सब्जेक्टिव केस जब हमें पूछ रहा हो तो हम हु का यूज करते हैं, नहीं तो हम हुम का यूज करते हैं। जैसे टेनिसन वाज द पोएट whom the British employed for, ये जाने क्या लिखा है, उसकी कोई रचना है। यहाँ पे टेनिसन वाज द पोएट whom, यहाँ पे यदि कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है whom के बाद, तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे whom का यूज होगा। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है डायरेक्ट बाद में, तो यहाँ पे who का यूज होगा। वैसे ये गलत लगा के दे देते हैं, who की जगह whom लगा देते हैं, और whom की जगह पे who लगा के दे देते हैं, तो कोई हमें करेक्ट करना होता है। तो हु के बाद यदि डायरेक्ट आपको दूसरी कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो हु लगा रहेगा, और यदि कोई डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहा है तो फिर हुम का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा। जैसे यहाँ पे है द बॉय हर फादर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुम। और जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर क्या आ जाएगा, हु। द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हु या हुम। जैसे ये लिखा है राखी कॉल्ड हिम हु वाज लेट टू द क्लास। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हु आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हु आ जाएगा। लेकिन ये देखना है हमें कि कौन है, वो पर्सन है तो फिर हम हु का यूज करेंगे, यदि कोई एनिमल है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम विच का यूज करेंगे। जनरल सेंस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज करते हैं, और स्पेसिफिक सेंस में हमेशा द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस बनता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में या बात हो रही होती है, स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। जैसे ये लिखा है रेणुका लव्ड द बॉय whom हर फादर रिजेक्टेड, मतलब वो उस लड़के से प्यार करती है जिसे उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे यहाँ पे रीना हेल्प द मैन हु वॉज टू क्रॉस द रोड, उस आदमी की मदद की, किस आदमी की मदद की, जो रोड क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस आ रहा है, स्पेसिफिक सेंस के लिए हम द का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना। जनरल सेंस में हम ई और एन का यूज करते हैं। यहाँ पे इसीलिए द के साथ यहाँ पे द लगा हुआ है, क्योंकि वो इस बात को स्पेसिफिक बना रहा है। शी इनवाइटेड द प्रोफेसर हु इज द ग्रेट फिजिसिस्ट, उसने किसे इनवाइट, उस प्रोफेसर को इनवाइट किया जो क्या है, इज द ग्रेट फिजिसिस्ट।
हु और whom के बाद यदि ये वाले वर्ड लगे हों तो ये नहीं देखना कि दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट है या नहीं। ये वाले वर्ड लगा के दे देते हैं कभी कभी। और यहाँ पे इस पर्सन की बात फिर यहाँ से हो रही होती है। जैसे द ओल्ड मैन स्टॉप्ड हर। हु आई थिंक, ये कौन सोच रहा है? जो बोल रहा है। whom आई थिंक वॉज एन ऑर्फन। तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। द ओल्ड मैन स्टॉप, ओल्ड मैन ने किसे रोका? उसे रोका जो क्या था, एक ऑर्फन था। तो आई थिंक ये ऐसे ही लगा दिया, ऐसे ही बी नो। जैसे नैन्सी विल अटेंड देम, हु बी नो आर गेस्ट, आर द गेस्ट। नैन्सी विल अटेंड देम, नैन्सी ने किन्हें अटेंड किया? जो क्या थे, गेस्ट। शी विल मिस हिम, whom तरुण हैज वेनिस्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे whom का यूज होगा। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती तो फिर who का यूज करते, यदि कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है तो whom का यूज करेंगे। ये अब देखेंगे हम डेफिनेट और इनडेफिनेट में इनका यूज कैसे होता है। अभी तक तो हमें ये इसके बारे में जो बात हो रही थी जिसके बारे में, वो हमें पता रहता था। यदि यहाँ पे जो हमें पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है तो इसके लिए हम एवर या सो एवर इसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे आई नो हिम हु कैन डू दिस। तो यहाँ पे हिम लिखा था, हिम के बारे में ये बात हो रही है। मैं उसे जानता हूँ जो यह कार्य कर सकता है। और लेकिन यहाँ पे यदि नहीं लिखा हो तो यहाँ पे एवर जोड़ देते हैं इसके साथ। आई नो हु एवर कैन डू दिस, तो यह सेंस बनाने लगता है। समीर लव्ड हर, whom आई थिंक नोबडी। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ गया तो फिर यहाँ पे whom लग गया है। देवास लाइक्ड पारू, देवदास लाइक्ड पारू, whom हिज फादर। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ गया इसलिए यहाँ पे whom लग गया है। नैना रिजेक्टेड देम, अब यहाँ पे देम की बात हो रही है। बर आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो फिर यहाँ पे हु आ गया। ऐसे ही यू थिंक यू आ गया, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे हिम है, यहाँ पे यू है। तो इसके लिए ऐसे ही हु और whom का यूज होता है। whoever का यूज हम जब कर देते हैं जब आगे एंटीसीडेंट या पूर्व पद ना दिया गया हो इस वर्ग के बाद। जैसे पद्मावती रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, रिस्पेक्टेड whoever आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, whoever came to her place। यहाँ पे मेन वर्ब आ गई इसलिए whoever आ जाएगा। यदि कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता तो whomever आ जाता। जैसे यहाँ पे किल्ड whomever his father, तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे whomever आ गया। मीट whomever you want to, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे whomever आ गया। यही याद रखना है बस। हु कब लगाएंगे? जब कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हो। और whom कब लगाएंगे? जब कोई हमें डिफरेंट सब्जेक्ट दिया हो who के इसके जस्ट बाद में। और दा का यूज करते हैं इनके साथ हम, क्योंकि यह इन वाले शब्दों के साथ जो इसके पहले आते हैं एंटीसीडेंट होते हैं जिनके बारे में बात कही जा रही होती है, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं हमें स्पेसिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे यूज की बात हो रही थी तो यह यहाँ पे दा हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि अपने उसमें प्रॉपर नाउन में तो लगाते नहीं हैं दा।
अब देखते हैं हम बिच। बिच का यूज किसके लिए करते हैं हम? ऑब्जेक्ट और एनिमल के लिए। यदि यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट ना दिया गया हो पूर्व पर, जिसके बारे में आगे चर्चा की जा रही है, तो फिर हम इसके साथ एवर जोड़ देंगे, नेवर या विच एवर या वॉट एवर। विच एवर या वॉट एवर। लिविंग नाउन के साथ हम पोजीशन बताते हैं, तो हुज और पोजीशन को लिखते हैं। और नॉन लिविंग के साथ तो पोजीशन ऑफ विच लिखते हैं। लिविंग नाउन हो तो हुज के साथ पोजीशन बताते हैं, और यदि नॉन लिविंग नाउन हो तो पोजीशन ऑफ विच लिखते हैं। देखो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मोहिनी लाइक द कैट। कैट की बात हो रही है आगे, तो फिर क्या आ जाएगा? बिच आ जाएगा, क्योंकि कैट क्या है? एनिमल। ऐसे यहाँ पे वॉच की बात हो रही है, शर्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिच। अब यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, तो आगे देखेंगे कि हम किसके बारे में बात हो रही है। सीना वॉइस विच एवर शर्ट सी लाइक्स टू। तो यहाँ पे शर्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे विच एवर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह कुछ नहीं दिया गया है, और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आदमी को तो कोई खरीदेगा नहीं, होगी तो कोई वस्तु ही। तो यहाँ पे वॉट एवर भी यूज कर सकते हैं, विच एवर भी यूज कर सकते हैं। सीमा वॉइस बायस वॉट एवर सी लाइक्स टू। सी सोल्ड हर कार, कलर ऑफ विच वाज ब्लैक। सी सोल्ड हर कार, यहाँ पे हुज कलर लिखा था, तो फिर हुज कलर गलत हो जाएगा, कलर ऑफ विच लिखेंगे। इसका पोजीशन इस प्रकार से बताते हैं। सी सोल्ड हर कार, कलर ऑफ विच वाज ब्लैक, मतलब कलर जिस कार का ब्लैक कलर था उसने वो बेच दी। तो यहाँ पे हम विच के साथ इसको पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन ऑफ विच नॉन लिविंग थिंग के लिए। और जैसे नीलू डेकोरेटेड अ बेस पेंट ऑफ विच वाज अनडन। यहाँ पे पेंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? विच के साथ यूज करेंगे। जहाँ पर लिविंग थिंग की बात होगी वहाँ पे हम हुज का प्रयोग करेंगे। मोहित लव्ड अ गर्ल, मोहित लव्ड अ गर्ल हुज पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिविंग नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुज आ जाएगा। यहाँ पे क्या की बात हो रही थी? नॉन लिविंग की, इसलिए इसका पोजीशन हम विच के साथ बताएंगे। अब समझेंगे हम दैट को। दैट हम कब लगाते हैं? जब कोई सुपरलेटिव डिग्री आगे दी हो, जैसे ईएसटी लगा हो शब्द के लास्ट में, या आईईएसटी, तो वो क्या हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज। मोस्ट हो या लीस्ट हो। जैसे ये लिखा है मोनू इज द टॉलेस्ट बॉय, तो यहाँ पे हम हुम नहीं लगाएंगे, ना हु लगाएंगे, ना विच लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। हम क्या यूज करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही जब दो डिफरेंट कैटेगरी के एंटीसीडेंट दिए गए हों, तब भी हम दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे यदि आपको दो डिफरेंट कैटेगरी के एंड से जुड़े हुए एंटीसीडेंट मिल जाए, दो पूर्व पद मिल जाए, पहले एक की बात हो रही थी ऊपर सब सेंटेंस में, यहाँ पे क्या है? दो है, तो फिर हम दैट का यूज करते हैं। रितिका हैड सीन द लेडी एंड हर डॉग। यहाँ पे दो एंटीसीडेंट हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट वर किल्ड। और कोई क्वेश्चन वर्ड यदि पहले दिया गया हो, तो भी हम बीच में फिर दैट का यूज करते हैं। हु इज द बॉय दैट कम लेट। अब यहाँ पे हम फिर से हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया गया है, तो भी हम दैट का यूज करते हैं। विच इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। कोई स्पेसिफिक सेंस वाले वर्ड यदि आते हैं, तब भी हम दैट का यूज करते हैं। द सेम, द ओनली, द फ्यू, ये वाले वर्ड आ जाएं, द ओनली, द सेम, ये स्पेसिफिक सेंस को बताते हैं, तो भी हम दैट का यूज करते हैं।
फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, ये एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, ये वाले वर्ड भी आ जाए, एनीबॉडी, समबॉडी, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले, तो भी हम दैट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। राजेश इज द ओनली, यहाँ पे द ओनली आ गया तो फिर दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज कब कब करना है आपको, जब सुपरलेटिव डिग्री दी हो एंटीसीडेंट में, क्या दिया हो पूर्व पद में सुपरलेटिव डिग्री, दो अलग अलग कैटेगरी के डिफरेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हो और बीच में फिर से वही वर्ड आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो भी हम यहाँ पे दैट का यूज करते हैं। और स्पेसिफिक सेंस बताने वाले ये वर्ड हो तब भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। द सेम, द ओनली और इंडेफिनिट प्रोनाउन यदि आगे दिए गए हैं तो भी हम दैट का यूज करते हैं। तो ये हो गया दैट, विच और व्हाट, हु और whom के प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्रोनाउन यहीं पे खत्म होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इसको हम एक बार रिवीजन वीडियो बना के इसको पूरा जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी लोगों को रिकमेंड कीजिए इनसे पढ़ने के लिए। ठीक है।